हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हियर। अभी हम देखेंगे जो ट्रम्प ने H1 वीज़ा H1 बी जो वीज़ा के बारे में निर्देश दिया है वो क्या है, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं इंडिया को, उससे क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन शामिल होंगे, क्या क्या इसमें होगा, तो अमेरिकी और अप्रवासी दोनों कामगारों के लिए इसके क्या परिणाम होंगे ये हम देखेंगे। दूसरा, क्या विदेशी कामगार तकनीकी नौकरियों में अमेरिकी की जगह ले रहे हैं, ये भी हम देख सकते हैं। सर्वेक्षण क्या दर्शाते हैं, ये तीसरा सवाल होगा। आव्रजन वकील क्या कह रहे हैं इस मामले में, ये चौथा सवाल होगा। तकनीकी क्षेत्र में क्या रुझान सामने आने की संभावना है, यानी इन सवालों का हम इसमें देखेंगे कि क्या उत्तर हो सकता है। राइट, अब तक की कहानी देख लेते हैं। यानी कि 19 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत H1B वीज़ा प्रक्रिया शुल्क लगभग 60 गुना बढ़ाकर यानी कि $1 लाख कर दिया गया है। राइट, $1 लाख कर दिया गया है। पहले ये 4,000 $5,000 के आसपास होता था, वैरी करता था, लेकिन इसकी रेंज इतनी थी $5,000 $6,000 के आसपास। उसको सीधा 60 गुना बढ़ा करके कितना कर दिया है, $1 लाख कर दिया गया है। व्हाइट हाउस ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका उद्देश्य अमेरिकी कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर करने वाले दुर्व्यवहारों पर लगाम लगाना है। उनका तो ये कहना ही है। कुछ हद तक शांति तब लौटी जब वाशिंगटन ने स्पष्ट किया कि संशोधित शुल्क केवल नए आवेदनों के लिए लागू होंगे, जो 21 सितंबर से लागू होगा, न कि मौजूदा वीज़ा धारकों या नवीकरणीय के लिए आवेदन करने वालों। यानी कि ये जो जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उन पर लागू नहीं होगा। अब जो नए आने वाले हैं उन पर ये लागू होगा। राइट, आगे देखते हैं कि इस बढ़ोतरी का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो ये फीस बढ़ाई गई है $5,000 $6,000 से सीधे $1 लाख, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। राइट, पूरा विवाद इस धारणा के इर्द गिर्द घूमता है कि H1B जो वीज़ा है कार्यक्रम अमेरिकी नागरिकों के लिए एक नुकसानदेह श्रम बाजार की ओर ले जा रहा है। H1B वीज़ा कार्यक्रम अमेरिका में नियुक्ता मतलब जो नौकरी चाहने वाले होते हैं को महत्वपूर्ण कौशल और क्षमताएं प्रदान करने में मदद करने का प्रयास करता है, जो वर्तमान स्थानीय कार्यबल में मौजूद नहीं है। उन्हें अस्थायी रूप से विदेशों से कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं को अमेरिका में काम करने के लिए लाने के लिए अधिकृत करके। राइट, हालांकि व्हाइट हाउस का तर्क है कि इस कार्यक्रम का फ़ायदा उठाकर अमेरिकी स्टेम का मतलब होता है कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, मैथ्स हो गया। राइट, इन सब चीज़ों में नौकरी पाना महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को काफ़ी छूट पर नियुक्त करना पसंद करती हैं। व्हाइट हाउस का आरोप है कि इसका इस हद तक दुरुपयोग किया गया है कि टेक कंपनियों ने H1B जो वीज़ा है कर्मचारियों के पक्ष में अपने घरेलू कर्मचारियों को निकाल दिया है। उनका उनका तर्क है कि जो यहाँ की हाईटेक कंपनियां हैं वो बाहर से लोगों को इंपोर्ट कर रही हैं, ना कि अमेरिका को लोगों को नौकरी दे रही हैं। इसलिए उन्होंने फीस बढ़ा दी है ताकि कंपनियां जो हैं वो घरेलू जो हैं, घरेलू उनके घरेलू में जो है जो उस लायक हैं उनको भी कंपनियां अपॉइंट करें। राइट, कानूनी प्रवास के पक्ष में क्या तर्क हैं। अमेरिका इस थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा 2024 में किए गए एक सर्वेक्षण में लगभग 40% उत्तरदाताओं का मानना था कि उच्च कुशल श्रमिकों को कानूनी आव्रजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लगभग 60% उत्तरदाताओं ने कहा था कि कानूनी अप्रवासी उन नौकरियों को भरते हैं जो अमेरिकी नागरिक नहीं चाहते हैं। ये वहाँ एक सर्वे हुआ था जिसका परिणाम ये है। ये लोग जिन्होंने व्हाइट हाउस ने अभी जो फीस बढ़ाई है उनका तर्क है कि नहीं, आप मत लाओ, यहाँ के लोगों को नौकरी दो। लेकिन सर्वेक्षण में ऐसा पता चला है कि नागरिक चाहते ही नहीं है वहाँ के जो नौकरी करना चाहते हैं। इसके अलावा किलांग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यूएस में लेखा सूचना और प्रबंधन के पूर्व प्रोफेसर डेनियल एओ वाडिया ने 2016 में ऑडिटर के रूप में काम पर रखे गए H1B जो श्रमिकों के संबंध में इन सवालों की जांच की थी। उन्होंने देखा कि श्रमिकों जिनमें से अधिकांश ने अमेरिकी स्कूलों में पढ़ाई की ने कम वांछनीय कार्यालयों या जहां अत्यधिक विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है पूरक हैं में नौकरियां ली। राइट, इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई अमेरिकी श्रमिकों को विस्थापित करने के बजाय पूरक हैं। यानी कि उनका भी मानना था कि ये विस्थापित नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके सब्सिडरी के रूप में काम कर रहे हैं। उनके शोध में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि अधिक H1B श्रमिकों को नियुक्त करने से इन कार्यालयों में वेतन कम हुआ है। यानी कि जो व्हाइट हाउस अभी कह रहा है और जो वहाँ पे जो सर्वेज हो रहे हैं वो दोनों अपोजिट हैं, दोनों अलग अलग निष्कर्ष निकाल रहे हैं। राइट, अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा
के आंकड़ों के अनुसार Amazon.com H1B कर्मचारियों का सबसे प्रमुख नियोक्ता है, यानी कि Amazon.com में सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा वाले कर्मचारी हैं, जिसके बाद भारत स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एप्पल का स्थान आता है। 2024 में H1B वीज़ा कार्यक्रम का शीर्ष लाभार्थी था भारत था। H1B वीज़ा का शीर्ष लाभार्थी कौन था? भारत था। शायद यही वजह है कि फीस बढ़ाने की, ताकि इंडिया को टारगेट किया जा सके बाई वजह से। जिसकी स्वीकृत लाभार्थियों में 71% हिस्सेदारी थी, यानी ये हमारी हिस्सेदारी 71% के आसपास थी, राइट। USCIS ये जो अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा है, ये यही है। USCIS के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका ने 2024 के अंत तक विभिन्न क्षेत्रों में 2.8 लाख से अधिक भारतीय H1B श्रमिकों को मंजूरी दी थी। एजेंसी ने इस अवधि के दौरान लगभग 4 लाख आवेदकों को नौकरी दी। इनमें प्रारंभिक रोजगार के लिए केवल लगभग 1.4 लाख आवेदकों को मंजूरी दी। यदि USCIS को वर्ष के लिए प्रावधानित वीज़ा से अधिक पंजीकरण प्राप्त होते हैं तो वह पात्रता निर्धारित करने के लिए लॉटरी चलाता है, राइट। इसके प्रमुख उदाहरण हैं एलन मस्क, दक्षिणी अफ्रीकी और कनाडाई मूल के, और सर्गेई ब्रिन, जो रूसी प्रवासी जिन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त H1B वीज़ा धारक ने न केवल अधिक व्यवसाय केंद्रित क्षेत्रों में योगदान देते हैं, बल्कि चिकित्सा और स्वास्थ्य जैसी नागरिक आवश्यकताओं के साथ साथ शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी योगदान देते हैं। निर्देश के बाद होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम को लिखे एक पत्र में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बड़े चिकित्सक कार्यबल की बढ़ती आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे अमेरिका अपने दम पर पूरा नहीं कर सकता। यानी कि उनकी मजबूरी है कि वो H1 वीज़ा के माध्यम से H1B वीज़ा के माध्यम से लोगों को लाएं, मतलब सक्षम अधिकारियों को लाएं, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ जा रहा है अभी फ़िलहाल तो। अमेरिका में आप्रवासन एक समस्या क्यों है? अपने आदेश में राष्ट्रपति ट्रंप ने 2017 के अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आव्रजन व्यवस्था न होती तो मूल अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिकों का वेतन 2.6% से 5.1% तक ज़्यादा होता और रोजगार लगभग 6.1 से 10.8% ज़्यादा होता 2001 में ऐसा। यह ध्यान देने योग्य कि मिशिगन विश्वविद्यालय जो वहाँ की है और शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा लिखे गए इस अध्ययन में कहा गया था कि आव्रजन ने कीमतों को कम करने और IT उत्पादों के उत्पादन में 1.9 से 2.5% की वृद्धि करने में मदद की, जिसके उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। हालांकि कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस साल की शुरुआत में पता चलता है कि अमेरिकी समान रोजगार अवसर आयोग जो EEOC है वहाँ के, मुंबई स्थित TCS के खिलाफ H1B कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने के आरोप में जांच कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने जो वहाँ की ब्लूमबर्ग कंपनी है ने एक पिछले दिसंबर में बताया था कि कम से कम 33 पूर्व कर्मचारियों में EEOC में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नौकरी से निकाला गया, यानी कि उसने भी ऐसा किया था। TCS ने इन आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। दरअसल अमेरिकी मुख्यालय वाली IT समाधान प्रदाता कंपनी कॉग्निजेंट भी 2017 में इसी तरह के आरोपों से घिरी थी। यानी कि आरोप तो लगते रहे हैं कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको निकाल के वो इंडियंस पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, राइट। कंपनी पर गैर दक्षिण एशियाई लोगों को अनुपातहीन रूप से उच्च दरों पर नौकरी से निकालने का भी आरोप लगाया गया था। कंपनी को अनुकूल फैसला नहीं मिला और उसने उचित समय पर इसे चुनौती देने की मांग की। H1B वीज़ा कार्यक्रम के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई सुधार को पारंपरिक रूप से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों दलों का समर्थन प्राप्त रहा है। सीनेटर बर्नी सैंडर्स सहित डेमोक्रेट्स ने विदेशों से कम वेतन वाले बंधुआ मजदूरों की समस्या से निपटने के लिए व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि वे जितने सस्ते मजदूरों को काम पर रखेंगे अरबपति उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। यानी कि ये मुद्दा अभी का नहीं है, ये मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिसमें डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं, रिपब्लिकन्स भी शामिल हैं, जो ये मानते हैं कि इस समस्या को समाधान करना चाहिए। आगे क्या छिपा है, यानी कि आगे क्या हो सकता है, राइट। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने इस हफ्ते की शुरुआत में द हिंदू पार्ले पॉडकास्ट में बताया था कि वीज़ा शुल्क में बढ़ोतरी से शीर्ष स्टेम स्नातकों को छोड़कर किसी के लिए भी नौकरी पाना लगभग असंभव हो गया है। यानी कि सिर्फ स्टेम वालों को तो लोग बनाएंगे ना, क्योंकि ये सक्षम हैं, IT पेशेवर्स होते हैं, तो इनको वो बुलाएंगे ही।
उन्होंने कहा कि इस बिगड़े हुए राजनीतिक माहौल में कोई भी अमेरिकी कंपनी जोखिम नहीं उठाएगी, लेकिन श्रीवास्तव ने निर्देश में एक कम ज्ञात खंड की ओर भी इशारा किया जो आवेदक को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में काम करने पर छूट देता है। आव्रजन वकीलों का कहना है कि निर्देश को चुनौती देने के लिए मुकदमे अपरिहार्य हैं। अपरिहार्य का मतलब जिसका परिहार ना किया जा सके, यानी कि अच्छे शब्द भी आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं। एक फेसबुक पोस्ट में अमेरिका से आव्रजन वकील करिन बोलमैन ने कहा है कि यह घोषणा गलत तरीके से तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है या डोनाल्ड ट्रंप है, जो भी आप कहें तो उन्होंने इसको गलत तरीके से पेश किया है और प्रक्रियाओं को अस्पष्ट कर दिया। उनका तर्क है हालांकि राष्ट्रपति के पास यात्रा प्रवेश प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, लेकिन शुल्कों के किसी भी संग्रह को औपचारिक रूप से एजेंसी लागतों से उचित रूप से संबंधित के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा शुल्कों को लागू करने से पहले एक निश्चित अवधि के परामर्श के साथ औपचारिक सूचना के साथ ही जारी किया जा सकता है। हालांकि ये तो सीधी बात है कि प्रेसिडेंट ने उसका मतलब प्रोसेस फॉलो नहीं किया होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो जब किसी की नहीं सुनते तो प्रोसेस क्या ही फॉलो करेंगे। श्री ट्रंप का निर्देश अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ संबंधी तनाव की पृष्ठभूमि में आया है, बिल्कुल सही। उद्योग निकाय नैसकॉम का मानना है कि मार्च में होने वाली लॉटरी के अगले दौर से संशोधित शुल्क लागू होने से अमेरिकी कंपनियों के पास कौशल विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर नियुक्तियों को बढ़ाने का समय होगा, जो पहले से ही काफ़ी बढ़ चुकी हैं, यानी कि वो इस विषय में तैयारी कर रही हैं। ये पूरा आर्टिकल जो हमने अभी चर्चा किया ये H1B वीज़ा से कार्यक्रम से संबंधित है। आई थिंक होप आपको समझ में आया होगा, राइट? ये तो है ही। थैंक यू।